हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके हिंदी का पेपर आने वाला है, तो भैया पेपर कोड को याद कर लेना और इस पूरे पेपर को ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके 2025 बोर्ड में हिंदी का आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप हिंदी के पेपर को सॉल्व कराइए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आज मैं हिंदी का पेपर लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये क्लास बार बार नहीं मिलेगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अनुक्रमांक रहेगा, नाम आपका दिया रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट हिंदी का ये पेपर है। यहाँ पे आपका पेपर कोड दिया रहेगा, ठीक है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। ये जो पूरा पेपर है ना, मैं इसको आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर के ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो 5 स्टार वाले हैं। तो इस क्लास को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपका भी टारगेट है कि इस बार हिंदी में हम 100 में 95 प्लस लेकर आए भैया, तो इस क्लास को ध्यान से लास्ट तक देखना। तो स्टूडेंट, आज का क्लास जो है हिंदी का पेपर, देखो नोट कुछ आपको दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड का की, क्योंकि खंड का पूरे 50 नंबर का आता है। पहले इसको देखेंगे, फिर खंड खा को देखेंगे। देखो खंड का में सबसे पहले आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 नंबर हिंदी पद्य साहित्य के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम देखते हैं। पहले हिंदी गद्य साहित्य का, अष्टयाम के रचयिता कौन है? शायद आपको पता हो अष्टयाम के रचयिता कौन है। फर्स्ट है गोकुलनाथ, सेकंड है वल्लभाचार्य, थर्ड है नाभादास, फोर्थ है तुलसीदास। भैया अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। जिसको जिसको आंसर पता है ना, फटाफट आप लोग कमेंट करना, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले आपको कितना पता है, क्या क्या पता है। खा देखो, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता, इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब टॉप रेटेड वाले हैं। फर्स्ट है जैनेन्द्र कुमार, सेकंड है गोकुलनाथ, थर्ड है नाभादास, फोर्थ है लल्लू लाल। तो इसका सेकंड ऑप्शन से होगा गोकुलनाथ। मतलब 84 वैष्णवन की यात्रा, इसके जो लेखक हैं वो गोकुलनाथ जी हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब देखते हैं अपना गा वाला क्वेश्चन। देखो क्या है गा वाला क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत भारती की रचना विधा है, मतलब भारत भारती जो रचना है ये किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी विधाएं हैं हमारे हिंदी में, तो उसी में से कोई एक होगा ही होगा। तो कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य, ये किस विधा की रचना है? तो ये भैया काव्य है। भारत भारती जो है ये एक काव्य रचना है। आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। घा वाला देखो, सदल मिश्र की रचना है। इसमें से सदल मिश्र जी की रचना कौन सी है? प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। तो भैया इसका राइट आंसर होगा नासिकेतोपाख्यान। ये जो है सदल मिश्र जी की एक बहुत ही फेमस रचना है। देखो पूरा पेपर तो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लिखकर बताऊं और मैं आपको ऐसे ही और भी सब्जेक्ट के पेपर लेकर आऊं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। 2000 लाइक का मैंने टारगेट रखा है। अगर आप 2000 लाइक तक पहुंचा देंगे तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट पे पेपर और इस पूरे पेपर को लिखकर मैं सॉल्व कराऊंगा कॉपी में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अंगा नंबर देखो, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? मतलब आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो भैया रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हिंदी गद्य साहित्य से। 5 नंबर के क्वेश्चन ये आपके थे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने हिंदी पद्य साहित्य के जो क्वेश्चन होते हैं, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसमें भी हम देखेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट, दूसरे का हमारा है, ये दूसरा क्वेश्चन होगा और ये हिंदी पद्य साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। देखो, भारतेंदु युग की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो भारतेंदु युग की है? देखो बहुत सारे युग थे, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग, लेकिन भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा या गुणवाणी? तो भैया प्रेम माधुरी जो है ये भारतेंदु युग की रचना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप सभी को आंसर इसका देना है कि प्रेम माधुरी के कवि कौन है, प्रेम माधुरी को किसने लिखा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? क्योंकि कुछ होमवर्क भी आपको देना जरूरी है ताकि आप अपना काम अच्छे से करते रहें। देखो, रीतकालीन कवि हैं, इसमें से कौन से कवि हैं जो रीतिकाल के कवि हैं? मीराबाई, रसखान, द्विजदेव या विद्यापति? तो भैया इसमें द्विजदेव जी जो हैं ये रीतिकालीन कवि हैं, बाकी नहीं है। देखो, आधुनिक युग की मीरा है, ये तो सबको पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे के जुबान पर होना चाहिए कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखो, कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी कि कवि जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इनको इनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? चिदंबरा, वीणा पर, लोकायतन या फिर कला और बूढ़ा चांद पर? भैया चिदंबरा जो इनकी रचना है ना, इसी रचना पे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। अंगा नंबर, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? सबको पता होगा, आप में चैप्टर भी है प्रिय प्रवास के रचयिता, मतलब ये चैप्टर नहीं है, इसके जो लेखक है उनका चैप्टर है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध या फिर जयशंकर प्रसाद? भैया यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी हैं प्रिय प्रवास के रचनाकार। तो इसका आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे कर दूं, बताइए साकेत के रचयिता कौन है? साकेत बहुत फेमस ये रचना है, इसके आप लोग रचयिता के नाम आप लोग बताना है लोगों को, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन पे अब हम आएंगे मेरे दोस्त, इनका नाम है महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है? महत्वपूर्ण गद्यांश को अब हम देखेंगे, पूरे के पूरे 10 नंबर का ये आता है और हम इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब देखो गद्यांश में होता क्या है, मुझे तो बहुत इजी लगता है। क्यों? क्योंकि आपको देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश यहां से लेकर यहां तक दे दिया गया, थोड़ा सा बड़ा इसमें दिया है। इसका आपको क्या करना है, इसको खूब ध्यान से पढ़ना है, जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से आप इसको पढ़िए और पढ़ के ऐसे नहीं बैठ जाना है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, देखो 3 इस पेज में दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपको इस पेज में दिए गए हैं। अब पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ और इसका आंसर कहीं अलग नहीं मिलेगा, इसी गद्यांश में मिल जाएगा, अभी मैं बताऊंगा। और नहीं पता है तो अथवा लगा होता है, आप दूसरा वाला कर सकते हैं, ये वाला, ठीक? तो पहले हम इसको करते हैं और इसको दिखाते हैं। एक मैं बता दूंगा, एक आप खुद कर लीजिएगा। देखो क्या है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये किस पार्ट का है, किसी को पता है? आइडिया लगाओ, आप सोचो एक बार। देखो इसमें कौन सा वर्ड ज्यादा दिया गया है? देखो राष्ट्र दिया गया है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र का कई बार इसमें वर्णन किया गया है। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये उसी चैप्टर का लिया गया है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो हमने पाठ का नाम, लेखक का नाम पहचान लिया, इतना आपको पहचानना आना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहचानने पर ही मिलेगा, लिखेंगे अच्छे से। तो पाठ का नाम भैया राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसको संदर्भ के रूप में लिखिएगा। अब आप सोचेंगे सर जी संदर्भ कैसे लिखें? जैसे मैंने बताया था, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप निबंध से अवतरित है। बस हो गया, ठीक है। इसको मैंने लिखना भी सिखाया, आप लोग सर्च कर लेना 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा, उसमें सब कुछ मैंने सिखाया है, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां से लेकर यहां तक अपने शब्दों में व्याख्या करना है, मतलब इसको थोड़ा चेंज करके आपको लिख देना है। गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी मैंने सिखाया, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको सारे गद्यांश मिल जाएंगे, सॉल्व करने का ट्रिक भी मैंने बताया।
कैसे इसका व्याख्या लिखते हैं, देखो थोड़ा बहुत चेंज करके आपको लिख देना है, इससे थोड़ा अलग करके, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो सिंपल सा है, इसका आंसर तो सबको पता है, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पे दिया गया है, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अगर आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाकर लिख दीजिएगा आप लोग कि राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के रूप एवं सौंदर्य आदि को विकृत ना होने दें। वही चीज जो यहाँ पे लिखा है, अगर आप यहां से उठाकर यहां तक लिख देंगे भाई, नंबर पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मतलब जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन होते हैं ना, इसका आंसर आपको सोचना होता है। जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आप थोड़ा बहुत चेंज करके लिखेंगे, हो जाएगा। 10 नंबर का पूरे ये आता है, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहता है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो देखो यहां पे लिखा है, सीधा सीधा देखो, ये जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। अगर आप चाहें तो यहीं से लेकर यहां तक आप लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखें तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो निर्मूल होती है। बस यही तो आंसर लिखा है, सीधा सीधा दिया गया है, ठीक है। चौथा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, ये देखो, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यहां से लेकर यहां तक लिख दो, सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में तो दिया है। सिर्फ आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम पहचानना आना चाहिए और रेखांकित अंश की व्याख्या करना आना चाहिए। बाकी का काम हम पर छोड़ दो या किसी पर भी छोड़ दो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा वाला जो गद्यांश है भैया, इसको देखते हैं, ये किस चैप्टर का है। देखो, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, अब हमें पता चल गया, हमने एक वर्ड सुनकर ही हमें पता चल गया कि ये अशोक के फूल चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि अशोक का जिक्र पहले ही कर दिया गया है। तो यहां तक दिया गया है, और इसमें क्या कहा गया है, देखो ये अशोक के फूल का है, इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराने वाला, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 10 नंबर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से आप इसको सॉल्व करो एज अ होमवर्क, क्योंकि एक मैंने बता दिया, क्योंकि हमें पूरे 100 नंबर का पेपर देखना है, अभी हम स्टार्टिंग में चल रहे हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये महत्वपूर्ण पद्यांश है, जैसे गद्यांश होता है वैसे पद्यांश होगा हिंदी पद्य से। दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का पूरे के पूरा ये क्वेश्चन होता है। इसमें देखो क्या रहेगा, ध्यान से समझना। जैसे देखो, बैठी खिन्ना एक दिवस, देखो ये आपको दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, खूब प्यारे प्यारे, ये देखो 5 क्वेश्चन, उसी तरह पांचों का आंसर दो। नहीं पता तो अथवा लगाए भैया, आप नेक्स्ट वाला कर सकते हो। नेक्स्ट वाला भी मैं दिखा दूं क्या आपको? चलो दिखा देता हूं। पेज मुझे चेंज करना पड़ेगा और पेज को हम चेंज भी कर देंगे। ये देखो, वो नहीं कर पाते आप इसको कीजिए, तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, ठीक है। तो चलो हम इसको करते हैं, क्योंकि ये हमारे किस चैप्टर का है। देखो, बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली, आंखें आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर का ये हमारा पद्यांश है, और इसके कवि हैं, पवन दूतिका के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। मतलब राधा जी जो हैं थोड़ा दुखी मन लेकर बैठी हुई हैं। मैं बताता हूँ इसको, थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। देखो, बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है अप्रसन्न होकर या दुखी, अप्रसन्न या दुखी, ठीक है। एक दिवस, एक दिन, वे गेह, गेह का मतलब होता है घर में थी अकेली अकेली। यानी कि कवि कहता है कि एक दिन जब राधा जी उदास होकर घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, मतलब आके आंसू, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। दृग युगल, दृग युगल का मतलब दोनों नेत्रों से, दोनों आंखों से, में थे, वे जो आंसू थे धरा को भिगोते, वो धरती को भिगो रहे थे, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर मधुवन चले गए थे, इसलिए, ठीक है। आगे देखो,
आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। फिर होता क्या है, आई धीरे, धीरे से आई इस सदन में, सदन का मतलब होता है घर या भवन में, पुष्प सदगंध मतलब पुष्प जैसी सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपोन यानी कि प्रातः काल का जो वायु होता है, पवन होता है, इसी काल इसी समय वातायनों से, वातायन का मतलब होता है खिड़की, खिड़की या खिड़कियों से, ठीक है। फिर होता क्या है, जब वो बैठी हुई थी उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन बहकर रोशनदानों से होकर घर के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। आगे देखो क्या है, फिर देखो यहाँ पे होता है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। तो ऑलरेडी जो है राधा जी बहुत परेशान हैं, तो संतापों को, संताप का मतलब होता है दुख को, विपुल बढ़ता, विपुल का मतलब होता है अधिक, जब उन्होंने देखा कि ये हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ा रही है, देख के दुखिता हो, वो और दुखी हो गई। धीरे, फिर वो धीरे से बोली, साथ दुख, दुख के साथ उससे, पवन से, श्रीमती राधिका, यो राधिका जी बोलती हैं, ठीक है। मतलब इससे राधा जी को जब दुख और अधिक बढ़ गया, तो वो दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए या पवन को बोलती, पवन का मतलब वायु, ठीक है, बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। वो कहती हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तू भी कलुषित हुई, क्या तू भी कलुषित, कलुषित का मतलब होता है दूषित, ठीक है। हुई, हुई है काल, काल का मतलब समय की क्रूरता से, क्रूरता का मतलब कठोरता से, तो क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, ऐसा वो कहती है। चलो इसके क्वेश्चन का आंसर अब हम देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो वैसे ही लिखना जैसे मैंने बताया था, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूती का शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी भाषा में व्याख्या करना है, आप कर सकते हैं, मैंने बता दिया है, ठीक है। तीसरा, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था। अब तो आपको पता चल चुका होगा कौन बैठा था, तो लिख दो, एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी, मतलब राधा जी, ठीक है। चौथा, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया। तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुखद वायु ने प्रवेश किया, मतलब पवन ने प्रवेश किया, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको हिंदी मीनिंग में। पांचवा, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर क्या कहा। तो वही तो मैंने बताया, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर कहा कि प्रातःकालीन वायु तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी इस काल की, इस समय की कठोरता से दूषित हो गई है। बस यही तो लिखना है भाई मेरे। तो थोड़ा बहुत आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। नहीं पता है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। ये देखो, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भया तुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु विले गिरा गंभीर निर्नित जैसी। ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है, जिसमें कैकेयी जी पश्चाताप कर रही है, क्योंकि उन्होंने राम जी को जो वनवास भिजवाया था उसका वो अब पश्चाताप कर रही हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग खुद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप खुद कर लीजिएगा। वैसे पद्यांश में मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। मैंने हिंदी की मैराथन क्लासेस भी आपको दी है, उसमें भी मैंने इसको बताया है। तो आप लोग हिंदी की जो मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस दी है 1-1 घंटे की, वो किस लिए मैंने दिया है, बैठकर देखने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो 5 नंबर पे आते हैं भैया, ठीक है। 30 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, 10 नंबर बहुविकल्पीय, 10 नंबर गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश। अब आते हैं साहित्यिक परिचय पे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। इसमें 3 लेखक हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और वासुदेव शरण अग्रवाल। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बस आप कन्हैया लाल मिश्र जी के जगह पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को रख सकते हैं या हरिशंकर प्रसाद जी को, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इनको आपको लिखना है। अब इसको मैं पहले ही बता चुका हूं, आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको पूरा क्लास मिल जाएगा। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखना है, सब मिल जाएगा मेरे भाई। खा देखो, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे लेखक का आता है ना, वैसे कवि का भी आता है। इसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़ लेना। तो ये लेखक और कवि का जो जीवन परिचय है 10 नंबर का आता है। इनको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, तो यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया। कहानी पे आते हैं 6 नंबर। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर। नहीं पता है तो लाटी अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। मतलब 4 में से आपको एक ही करना है, चाहे आप ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दें। मान लीजिए दोनों नहीं पता तो लाटी अथवा बहादुर कहानी में से किसी एक का सारांश लिख दें। मतलब बहुत ईजी हो जाता है। आप लोग क्या करना, पंचलाइट, बहादुर और लाटी 3 कहानी बहुत ध्यान से पढ़ लेना,
ये भैया 5 नंबर कंप्लीट। और कहानी पढ़ना कहाँ होता है, सुनने से ही आपको याद हो जाता है। तो पंचलाइट, बहादुर और लाठी तीनों को पढ़ देना, काम हो जाएगा। मैंने आपको पंचलाइट और बहादुर कहानी एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करना पंचलाइट और बहादुर कहानी शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। आते हैं स्वपठित खंड काव्य पे। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिला वाइज होता है, कुछ जिलों में दूसरा है, कुछ जिलों में दूसरा है, कुछ जिलों को ग्रुप में रख दिया गया है। देखो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का रहेगा। जैसे मुक्त यज्ञ के आधार पर नायक के महान चरित्र की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो मुक्त यज्ञ अगर आप में है तो आप इसको कर लीजिए। रश्मि रथी किसी में होगा उसको कर लीजिए। मतलब यही एक टॉपिक है जो जिला वाइज होता है। हो सकता है आप जिस जिले से हैं उसमें दूसरा हो, हम जिस जिले से हैं इसमें दूसरा हो, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। त्यागपथी, जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है भैया, ठीक है। आलोक वृत्त, सत्य की जीत, श्रवण कुमार। तो इतने सारे खंड काव्य हैं। आप लोगों को जिले में जो हैं उसको आप लोग चूज कर लेना, अपने बुक में देख लेना या अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। या कमेंट में बता देना आप किस जिले से हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन सा खंड काव्य यहाँ पे में होगा। तो खंड का हमारा फिनिश हुआ। अब खंड खा पे हम लोग आएंगे। खंड का में मैंने आपको बताया 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश और लेखक और कवि का मिलाकर 10 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का कहानी, 5 नंबर का खंड का, टोटल 50 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब खंड खा पे हम लोग आएंगे भैया। इसमें सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा, 8वां। देखो, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर का रहेगा। जैसे देखो, ये महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों नेता पत्र पत्रकार आश्चित, ठीक है, ऐसा है। ये किस चैप्टर का है, कोई बता सकता है? किसी को पता है कोई शेर इसमें? सबको शायद पता होगा, ये महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है। तो इसका करना क्या, आपको संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको क्या करना है, संस्कृत के जो चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने बताया था जातक कथा, संस्कृत भाषा महत्व, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांत। इन 4 चैप्टर का अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ लोगे ना और इसको पहचानना सीख गए भैया, ये 7 नंबर कंप्लीट है। ये देखो, नहीं पता तो अथवा लगा है, आप ये वाला कर सकते हैं, आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता। ये पंचशील सिद्धांत चैप्टर का है। तो दोनों में से जो आपको पता आप कीजिए। देखो, यहाँ पे मैं आपको वायरल पेपर बता रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन भी मैंने दिया, ऐसा नहीं है। आप लोग सर्च करो, हिंदी की मैंने मैराथन क्लासेस दी हैं, तो जाकर देखो, ठीक है। अब आते हैं खा वाले पे। ये है पद्यांश, हिंदी संस्कृत का श्लोक जो होता है। दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, 7 नंबर। जैसे देखो, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। पता है तो करो, नहीं तो अथवा लगा है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रांत भाज्यम न च भारकार वे कृत्य वर्धत एवं नित्यम विद्याधर्म सर्वप्रधानम। तो दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं। ये दोनों आपका बाई चांस सुभाषित रत्नानी चैप्टर का, मैंने बताया था सुभाषित रत्नानी एक ऐसा चैप्टर है आपके 12th में जिससे भैया पद्यांश आना ही आना है 101%, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर, इसी चैप्टर से पद्यांश आता ही है। बाकी 1-2 चैप्टर हैं जिसमें एक एक श्लोक है, तो उसको तो आप पढ़ ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देना भाई, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। 9 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग करो, 2 नंबर। 4 आपको दिए गए हैं, 4 में से कोई एक करना है, नहीं कर सकते, बहुत आसान है भैया मेरे हिसाब से। 4 में से एक करना है, तब ना कर पाओ तो बेकार है, समझ लो, ठीक है। मैं तो टूट गया भाई, ठीक। चलो इसको देखते हैं, 4 में से किसी एक को हम करेंगे। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा। इसका वाक्य प्रयोग देखो, मैंने अर्थ बता दिया, एकमात्र सहारा। अब अर्थ में बता देता हूँ, जैसे वाक्य प्रयोग बता देता हूँ। जैसे लिख दो, मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, ठीक है। बस ऐसे वाक्य प्रयोग कर दो। चंपत होना मतलब भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गए, ऐसे आप वाक्य प्रयोग कर दो, कुछ भी लिख दो अच्छे से, बस आपका वाक्य प्रयोग होना चाहिए। दाल में कुछ काला होना मतलब गड़बड़, कुछ गड़बड़ होना, लिख दो। महेश भाई तुम इस समय सड़कों पर रात रात भर जागकर घूमते रहते हो, जरूर कुछ दाल में काला है, ऐसे लिख दो। जैसी करनी वैसी भरनी मतलब बुरे काम का बुरा नतीजा, ठीक है, ऐसे आप लिख दो। बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। तो चारों मैंने बता दिया, आपको करना तो एक ही है, तो टेंशन मत लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इनका नाम है भैया आपठित गद्यांश।
पूरे के पूरे ये 5 नंबर के पूछे रहते हैं। देखो 1+2+2, ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स के हमारे अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपका ये गद्यांश है, ठीक है, 2 दिए रहेंगे, मान लीजिए ये वाला है, नहीं पता तो अथवा लगा है, दूसरा कर सकते हैं। तो हर बार की तरह मैं फर्स्ट वाले को आपको बताऊंगा। देखो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देते हैं। देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मेथेन ही कारण रही है, शायद रहेगा यहाँ पे, ठीक है, मेथेन ही कारण लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। जो मंगल पर स्थित जो चट्टाने हैं ना, उसमें लौह तत्व की ज्यादा प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह को मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत का पहला एशियाई देश बन गया है। मतलब मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया। हमारा भारत मंगल ग्रह पर भी पहुंच चुका है, ठीक है, एशिया में, अपने एशिया में। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसका आंसर देते हैं। देखो क्या है, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? तो देखो लिखा है सीधा सीधा, यहाँ देखो इसी में मिल जाएगा। देखो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। बस यही लिख दो, मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता। यहाँ पे लौह कर दो, किसकी जगह पे, खा। देखो मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? तो मैंने आपको बताया ही कि मंगल ग्रह की मिट्टी इसलिए लाल है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में लौह तत्व स्वाभाविक रूप से, मतलब लौह तत्व अधिक है और उसमें हवा की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। देखो यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा, फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण से इस ग्रह की मिट्टी लाल है और इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। गा, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया फर्स्ट लाइन में, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम हैं, जिनके पीछे मेथेन कारण बताया जा रहा है कि मेथेन के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। बस इतना लिख दो भैया, 5 नंबर कंप्लीट है। 1 2 2 5 नंबर ले जाओ भाई, क्या प्रॉब्लम है? अथवा लगा, ये दूसरा वाला बाढ़ से रिलेटेड है, इसको आप खुद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखो। शब्द युग्म आ गया, जैसे फर्स्ट है असित आसित, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका अर्थ पहले है, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। जैसे गर्मी और शक्ति, आसक्त और विरक्त, यमुना और अश्वेत, काला और खाया हुआ। देखो असित का मतलब होता है काला और असित का मतलब होता है खाया हुआ, तो आपका दा वाला ऑप्शन सही होगा। देखो एक वर्ड का डिफरेंस है लेकिन मीनिंग डायरेक्टली बदल गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शब्द युग्म। शब्दों में सूक्ष्म अंतर आपको निकालना होता है। दूसरा परिताप परताप, इसका सही अर्थ क्या होगा? श्वेत और आशीष प्राप्त, दुख और पराक्रम, ताप और तप या तप्त और धारा। भैया इसका दुख और पराक्रम होगा। परिताप का मतलब दुख, प्रताप का मतलब पराक्रम, तो बा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। खा देखो भैया, अब इसको अनेकार्थी शब्द बोलते हैं हम प्यार से। देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर, ठीक है। जैसे पानी, पानी को किन नामों से जानते हैं आप खुद बताओ? पानी को हम जानते हैं जल कहते हैं, लाज कहते हैं क्योंकि इज्जत को भी पानी कहा जाता है, ठीक है, धार बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो 3 4 मैंने बता दिया, आपको 2 ही लिखना है। पानी को हम जल, लाज, धार और बल बोलते हैं। अज को हम बोलते हैं परमेश्वर, बकरा, शिव, ये आप लिख सकते हैं। पक्ष को आप लिख सकते हैं पार्श्व, पंख, रास्ता, पंछी, तरफ, ऐसे आप लिख सकते हैं। बस हो गया, मैंने बोल दिया, आप लिख लिए होंगे। अब गा देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखे। जैसे फर्स्ट है थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? अक्षय, क्षणभंगुर, दुर्दम्य, अक्षम। देखो क्षणभंगुर बोलते हैं, क्षणभंगुर का मतलब जो थोड़ी देर में ही नष्ट हो जाए। दूसरा देखो, जो अपने आचरण से पवित्र हो उसको क्या बोलते हैं? जो अपने आचरण से पवित्र हो उसको हम शुचिकर्मा बोलते हैं। ये आ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बस हो गया। घा देखो, इसको वाक्य संशोधन बोलते हैं। इंग्लिश में सिंटैक्स सुना होगा आपने, 2 नंबर का ही आता है। मतलब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य दिए गए हैं लेकिन चारों में गलतियां हैं, आपको सही करके लिखना है। जैसे देखो
मुझे मेरे को पुस्तक चाहिए। नहीं भाई, ये मुन्ना भाई वाला नहीं है मेरे को, मुझे पुस्तक चाहिए। मेरे को हटाकर मुझे लिख देना बस। दुखा, हवा ठंडी बह रही है, इसके जगह पर आप लिख देना ठंडी हवा बह रही है, क्योंकि हवा ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं बह रही है, हवा बह रही है, तो ठंडी हवा बह रही है। ठंडी को आगे, हवा को पीछे कर देना। डाल में चिड़िया बैठी है, भैया डाल में नहीं, डाल पर चिड़िया बैठी है, तो मे को हटाकर पर कर देना। ठीक है। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसे कर देना, काम खत्म। ठीक है, बस हो गया। चारों को मैंने बता दिया, आपको दो ही करना है। चलो अब रस छंद अलंकार पे चलेंगे भैया। फिक्स टॉपिक 100% जो 6 नंबर का फिक्स होता है, इसको मैंने एक ही वीडियो में आपको पढ़ा रखा है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। देखो इसमें शांत रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का आएगा। शांत रस या करुण रस, किसी एक की आपको परिभाषा उदाहरण के साथ लिखना है। खा, रूपक अथवा यमक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का ये भी रहेगा। गा, चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर। मतलब रस छंद अलंकार जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबको मैंने एक ही वीडियो में आपको पढ़ा रखा है, जाकर सर्च कर लेना मेरे भाई। रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। 6 नंबर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो क्यों आखिर हम इसको मिस करें। जाओ देखो फटाफट इस क्लास को देखने के बाद। अब पत्र लेखन पे आएंगे, पूरे 6 नंबर का आता है। देखो आपके पत्रकारिता का अध्ययन, आपने पत्रकारिता का अध्ययन पूरा कर लिया है। नवभारत टाइम्स हिंदी दैनिक समाचार पत्र में संवाददाता पद पर नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता का विवरण देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। ये पता है तो कीजिए, ये नियुक्ति आवेदन पत्र है, पता है तो करिए, नहीं तो आप दूसरा कर लीजिए भैया। नगर निगम अधिकारी को अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के लिए सफाई की मांग करते हुए पत्र लिखें, तो दोनों में से किसी एक पर लिखो, आपको 6 नंबर मिलेगा। देखो मैंने आपको इसका भी क्लास दे दिया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास डायरेक्टली मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। अब निबंध पे आएंगे, 14 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, 9 नंबर का आएगा। 5 टॉपिक दे रहेंगे, 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना, जैसे मेरे सपनों का भारत, मनोरंजन के आधुनिक साधन, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, समाचार पत्रों की वर्तमान सार्थकता और कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता। 5 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। देखो आप लोग सर्च करना यूट्यूब पर क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चरर, आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है सब मैंने बताया, और कैसे इसको लिखते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो सर्च करके देख लेना भैया, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा 100 नंबर का पेपर हो गया आपका। खंड का और खंड खा दोनों मिलाकर 50 + 50 = 100 नंबर का पूरा पेपर आज मैंने आपको बता दिया भैया। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मेहनत करो, पढ़ाई करो अच्छे से, और 100 में 100 लेकर आओ, यही हमारी इच्छा है, आप लोग टॉपर बनकर आओ। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन लिख कर आऊँ तो आप वीडियो को लाइक करते रहना और सपोर्ट बनाए रखना। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।